नमस्कार, संवेग आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जसमीत कौर जुड़ी हैं। ये उत्तराखंड अपर पीसीएस 2024 की टॉपर रैंक 1 डिप्टी कलेक्टर में चयनित हुई हैं। जसमीत, आपको बहुत-बहुत बधाई हो। और ऐसी कवेटेड रैंक 1 पोस्ट के लिए सब तरस जाते हैं पूरे उत्तराखंड में, और आपने ये मुकाम हासिल किया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है इस बार? अभी तो सिंक इन कर रही हूँ फीलिंग्स को और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मम्मी-पापा को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तो। बिल्कुल। तो जसमीत, जैसे कि मेरे को पता चला कि आपने ग्रेजुएशन करी है डीयू से हिस्ट्री में। जी। तो आपका क्या हमेशा से विचार था कि मैं सिविल सर्विसेज में ही जाऊँगी? बचपन से तो नहीं था। क्लास 11-12th में एक बच्चे को देखा था जो आईआरएस निकले थे। तो वहाँ से देखकर उनके मम्मी-पापा की आँखों में पानी देखा था उनके। तो वहाँ से मैंने अपने मम्मी-पापा से डिस्कस किया था। तो वहाँ से उन्होंने बोला कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो आप इस प्रोसेस के आगे बढ़िए। और फिर उसके टाइम के बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और फिर डिसाइड किया था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँगी सर। तो जसमीत जी, आपको मतलब इस तैयारी में पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 2019 में। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था मास्टर्स में जेएनयू में। बट फिर क्योंकि कोविड का आ गया था, कोविड का टाइम, तो मैंने जेएनयू से क्विट करके अपना यूपीएससी में मैं लग गई थी और 2020 से मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो फॉर द लास्ट 5 इयर्स हम ये मान सकते हैं कि आप इसमें प्रिपरेशन में थी। तो ऐसा होता है कि इतने लंबे समय के जो प्रिपरेशन होती है उसमें मोटिवेशन बनाने के लिए बहुत मतलब करना पड़ता है कि मतलब बहुत मुश्किल होता है इतने लंबे टाइम तक एक ही चीज के लिए परसिस्ट करना, मोटिवेशन बनाए रखना। तो आपने कैसे अपनी मोटिवेशन बना के रखी थी? मोटिवेशन तो क्योंकि एक जब आपके पास गोल होता है तो आप उसको अचीव करने की कोशिश करते हो। तो जब भी कभी डीमोटिवेशन आया है तो आई हैव सीन पीपल जो उठते थे, फिर मतलब बहुत लोगों को ऐसा देखा है जिन्होंने लगातार फेलियर्स देख के कभी ना कभी सक्सेस हासिल किया है। तो वही डीमोटिवेशन और साथ में इतने अच्छे फैमिली और फ्रेंड्स, इतना अच्छा गाइडेंस सपोर्ट सिस्टम मुझे मिला है। तो आई एम वेरी रियली वेरी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी ऑल्सो कि मुझे ऐसा सपोर्ट सिस्टम से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। जब भी डिमोटिवेशन हुआ है तो हमेशा अपने लोगों के सपोर्ट सिस्टम से मैंने बात किया है। ओके। सो 2024 में जो यूकेपीएससी की परीक्षा हुई है, तो हमने जैसे देखा 2021 में जो पैटर्न था वो थोड़ा डिफरेंट था और 24 में चेंज हुआ। तो जैसे अगर आप इतने लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, आपने 21 की परीक्षा दी होगी, तो जो पैटर्न एकदम चेंज हुआ है, अब आपके पास कोई पीवाईक्यू है नहीं रिफर करने के लिए, तो एकदम जो चेंज पैटर्न को आपने कैसे अडेप्ट किया अपनी तैयारी को उस हिसाब से? जी। 2021 में एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम था, हमारे साइंस का एक्स्ट्रा एग्ज़ाम था और बाकी जो पेपर्स थे वो बहुत डिफरेंट थे। और उस टाइम पे भी मेरे बाकी जीएस 1, 2, 3, 4, 5 में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन टोटल में साइंस और मैथ्स में मेरे कम रह गए थे। तो स्ट्रैटेजी तो मेरी 3 यही थी, एग्ज़ाम दोनों टाइम पे यही था कि पेपर को कंप्लीट करना है, वैल्यू एडेड मटेरियल थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लिखना है। और 2024 में मैंने थोड़ा एक ये डिफरेंट किया था कि मैंने हर आंसर में जैसे जीएस 1, 2, 3, 4 है, अगर इंडिया से रिलेटेड भी है तो मैंने उसमें उत्तराखंड के केस स्टडीज़ डाली थी। तो मुझे लगता है शायद वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट मैंने 2024 में किया था। बिल्कुल। तो एक चीज जसमीत जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो मेंस तो बात की बात है, पहले प्रीलिम्स क्लियर करना होता है कैंडिडेट्स को, और देखा जा रहा है कि पिछले कुछ टाइम से वो टफ होता जा रहा है, चाहे कोई सा भी पेपर हो, यूपीएससी का पेपर हो, उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हो। तो प्रीलिम्स में आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए? और जो नए कैंडिडेट्स हैं जो इसको बहुत डिफिकल्ट, जो उनके लिए एक वॉल खड़ी हो गई है प्रीलिम्स की, वो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? यूकेपीसीएस में तो उत्तराखंड का जैसे वेटेज बढ़ता जा रहा है, तो जो मुझे अभी तक जो मेन मुझे समझ में आया है कि आपको बेसिक सोर्सेस, कोई भी आप जैसे उत्तराखंड की कोई कोई भी एक आपको जो अच्छी किताब लगती है या कोई भी आपको जो भी किसी का भी मटेरियल समझ में आता है उसको आप फॉलो करिए और उसको इतनी बार पढ़ डालिए कि सवाल उससे एक भी आए तो आप उसको गलत ना करें। तो जो बेसिक फंडामेंटल बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ हो गई, आपकी उत्तराखंड के लिए हो गई, जो भी फंडामेंटल बुक्स हैं उसको फॉलो कीजिए और जो भी बेसिक सवाल होंगे उससे निकल जाएंगे और करंट अफेयर्स को फॉलो करिए, न्यूज़पेपर, क्योंकि अब जो भी पेपर्स आ रहे हैं उत्तराखंड या यूपीएससी, वो मोर देन बीइंग वेरी स्टैटिक, इट्स अबाउट नोइंग योर
कि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। तो उनको पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, पूरे फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, यही बेसिक स्ट्रैटेजी मेरे अकॉर्डिंग रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि हमने देखा 2024 में पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था। अब मेंस की अगर हम बात करेंगे तो मेंस में एसए का पेपर होता है, हिंदी का पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं और 2 उत्तराखंड के पेपर होते हैं। अब यहाँ पर हर पेपर की अपनी डिफरेंट तैयारी है। प्रीलिम्स में तो सब पूरा जनरलाइज्ड पूरा पढ़ते हैं, एक साथ सब कंसोलिडेट करके चलते हैं। पर यहाँ पे आपको हर पेपर को अपने मतलब इंडिविजुअल लेवल पे टैकल करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपको मतलब लगा कि आपकी कमजोरी थी और आपने उन पे ओवरकम किया, उन पे काम करा और अपने सेल्फ एनालिसिस करके उनको जीता? क्योंकि जीएस 1 2 3 4 यूपीएससी से अलाइन होते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत मेजर बड़ा टास्क नहीं था। हिंदी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा डले मेरी तरफ से। और साथ में ऐसे में भी मैंने इस बार, क्योंकि पिछली बार 2021 में मेरे से थोड़ा सा इशू हुआ था कि मैंने पूरे पेजेस नहीं भरे थे। तो इस बार मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि एग्जाम जो भी हो मुझे कंप्लीट करना है। और 5 और 6 के लिए मैंने एक्स्ट्रा, जैसे अजय रावत की बुक्स, जो भी प्रोफेसर अजय रावत सर की बुक हो गई, तो एक्स्ट्रा मैंने एफर्ट के उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। और एग्जाम से पहले फटाफट उसको कि सबको मैं एक बार रिवाइज कर लूं कि अगर कुछ भी आए, किसी तरीके का भी क्वेश्चन, तो वो वैल्यू एडिशन मैं कर पाऊं पेपर 5 और 6 में, स्पेशली उत्तराखंड स्पेशल पेपर्स में। ओके। सो जसमीत, मैं एक क्वेश्चन आपसे मैं इसमें फॉलो अप पूछना चाहूंगा कि आजकल ना उत्तराखंड में बड़ा मतलब ये माना जाता है कि कौन सी बुक मिल जाए या कौन सा मटेरियल मिल जाए जिससे आपके प्री के लिए डिफरेंट पढ़ना पड़ता है और मेंस के लिए डिफरेंट पढ़ना पड़ता है, जैसे आपने अजय रावत बताया। तो आप कौन सी मतलब ऐसे मतलब जो बेसिक बुक्स हैं या मतलब एनसीईआरटी या जो भी है मतलब उत्तराखंड बोर्ड की बुक्स हैं, कुछ भी हैं, तो आप ऐसे कौन सी रिफर करती हैं जिनसे आपको मतलब तैयारी में प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग जो भी आपको मतलब फायदा हुआ? बेसिक तो मैंने परीक्षा वाणी को फॉलो किया था, बेसिक अपने फंडामेंटल। और उसके बाद थोड़ा बहुत इन्हांसमेंट मैंने यूट्यूब के वीडियो से। और जो मुझे ऐसा लगता था कि जो एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल जैसे रूरल सेटलमेंट, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे जो पहले नहीं आए थे, तो उनको मैंने गूगल कर लिया था। इनफैक्ट मैंने थोड़ा चैट जीपीटी का भी यूज किया था कि मुझे फंडामेंटल ऐसे स्पेशल वैल्यू एडिशन एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएं जो किसी और ने ना लिखी हो। तो मेरा वो थोड़ा टारगेट रहा था कि मैं गूगल करके जो भी मेरे पास नोट्स नहीं है उसको मैंने उससे इनहांस कर लिया था। ओके। सो हमने प्री की बात कर ली है, मेंस की बात कर ली है, अब थर्ड स्टेज आती है इंटरव्यू। और इंटरव्यू ही फाइनल स्टेज होती है। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप मतलब क्या ऐसा अप्रोच बताएंगे सभी एस्पिरेंट्स के लिए कि जो उनको बेनिफिट करेंगी? और ऐसी कौन सी बातें, मुख्य बातें हैं जो इंटरव्यू की तैयारी के दौरान, जैसे अभी लोअर का इंटरव्यू होने वाला है अभी रिसेंट, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसी भी कैंडिडेट को ध्यान रखनी चाहिए कि वो इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर पाए? जी जी। मेरा लास्ट टाइम भी मैंने इंटरव्यू गाइडेंस संवेक सर से ही लिया था। और इस बार भी सब मैं संवेक सर से ही जुड़ी थी। और पहले तो एक चीज होती है कि आपको 2 से 3 या लगभग मॉक्स दे देने होते हैं, सो दैट आप फंडामेंटली तैयार रहें किसी भी तरीके के क्वेश्चन या प्रेशर को हैंडल करने के लिए। उसके बाद इंटरव्यू इज नॉट एट ऑल अबाउट योर नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी एंड हैंडलिंग द प्रेशर। तो लास्ट टाइम भी मेरा बोर्ड पढ़ा था, जो इस बार भी वो सेम था, अनिल राणा सर का बोर्ड था। और मेरे बस एक ही फंडामेंटल मैंने दिमाग में लेके गई थी कि मैं ऐसे बस एक्सपीरियंस लोगों से मिलने जा रही हूँ, उनसे बातें करने जा रही हूँ, जो कि मेरा पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आए, मैंने काफी क्वेश्चन को डॉज भी किया। और मैंने बस हमेशा नो सर बोला भी तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोला। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपनी पर्सनालिटी को ओरिजिनल तरीके से कैरी करके जाएं। और नॉलेज के बेसिस पे वो आपको जज नहीं करते हैं, तो उसकी बिल्कुल टेंशन ना लें। आप 10 सवाल 20 सवाल भी नो कर दें तो भी आप अच्छे मार्क्स उसमें लेके आ सकते हैं। ओके। सो जसमीत, एक क्वेश्चन मेरा और था कि जैसे ना तैयारी के दौरान कई कैंडिडेट्स का जो मोटिवेशन का एक सोर्स होता है कि एक यूनिक फैमिली सपोर्ट सिस्टम है या कोई भी मतलब सपोर्ट सिस्टम हो गया, फ्रेंड्स का हो गया, पीयर्स का हो गया, या फिर कोई एक ऐसी घटना होती है मतलब किसी की भी लाइफ में जिससे उसको लगता है कि नहीं मेरे को बनना है, मेरे को एसडीएम बनना है। और ऑब्वियसली आपको एसडीएम बनना था और आप भी एसडीएम आज हासिल किया है आपने। तो ऐसी कोई घटना या कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम था जो आपकी लाइफ में जिसने आपको मतलब इसको लेके प्रेरित करा इस चीज को? पहले तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस इतना हेक्टिक और इतना ब्लैक होल है कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, चाहे वो फ्रेंड्स के रूप में हो, चाहे फैमिली के रूप में हो,
या आपका कोई भी टीचर है, गुरु है, आप उनके साथ बात करिए, क्योंकि क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लगातार एक सक्सेस मिलता ही जाता है, तो फेलियर्स आते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो उन सपोर्ट सिस्टम से बात करके ये करना होता है। और दूसरा जो आपका सवाल है कि मेरा एक ऐसा कोई लाइफ चेंजिंग, मेरा इस प्रोसेस में आना, एक बहुत बड़ी वजह मेरे पापा थे, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे एग्जाम्स दिए थे, बट क्योंकि वो फैमिली के जो भी सिचुएशन की वजह से उनको क्विट करना पड़ा था। तो मेरे दिमाग में एक हमेशा एक बात ये रहती थी कि जो पापा का विजन है, तो मैं उसको हमेशा से उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँ। तो आई थिंक दैट इज़ द मेन मोटिव जो मुझे लेके आया, स्टार्ट कराया। और उसके बाद मुझे पता था कि मेरी पर्सनैलिटी खुद भी ऐसी ही है कि मैं मतलब हमेशा से ही लोगों के लिए मतलब बहुत संवेदन रही हूँ, और नेचर के लिए भी मेरा काफ़ी रहता है। तो फिर हमेशा से जो पापा ने मुझे विजन दिखाया, फिर मैंने उसी को आगे फॉलो किया। बिल्कुल, और आपने उनका विजन हासिल किया है आज, बहुत बहुत आपको इसके लिए बधाइयाँ। एक मतलब मेरा एक क्वेश्चन था कि ऐसा होता है कि प्रिपरेशन के दौरान ना हर कैंडिडेट को सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी मिस्टेक को जब तक ओवरकम नहीं करोगे, अगर आप उनको नजरअंदाज करोगे तो कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो आपने कुछ सेल्फ एनालिसिस किया हो, ऐसी कोई मिस्टेक्स, ऐसी कोई शॉर्ट कमिंग्स आपके उसमें प्रिपरेशन के दौरान जिसको आपने ओवरकम किया, आपने उनको आइडेंटिफाई किया, उनको एनालाइज किया और उनको ओवरकम कैसे किया? एक जो टॉपर्स की आंसर्स कॉपी होती हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आपको अपने आप को अमेंड करना है, तो आंसर राइटिंग बहुत सारी की जाए। और आंसर राइटिंग को देख-देख के अगर आप किसी को भी, अगर कोई कोचिंग का आप किसी को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत मतलब मिल जाता है, ईज़ी हो जाता है कट करना। तो मेरा तो सेल्फ एनालिसिस रहता था कि मैं आंसर्स लिखती थी, बहुत आंसर्स लिखती थी। और जैसे टॉपर्स कॉपीज़ अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि उत्तराखंड में तो आप आरटीआई से कॉपीज़ अवेलेबल करा लेते हो। तो 2021 में भी मैंने अपनी कॉपीज़ को एंड पे निकलवा लिया था, और साथ में ही हिमांशु कफल्टिया जी की कॉपीज़, और इस बार भी जो टॉपर्स थे उनकी कॉपीज़ अवेलेबल हो गई थी पब्लिक में। तो उनको देखकर अपने आंसर्स को मैच किया, और उसमें कैसे वैल्यू एनहांस हो सकता है वो मैंने उसकी कोशिश की। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि आपको 5 साल लग गए प्रिपरेशन में, तो ऐसे में क्या होता है कि एक डिप्रेशन होता है, जो मतलब कैंडिडेट काफी संवेदनशील होते हैं डिप्रेशन में जाने के लिए, या एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी मतलब जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा ऐसे माहौल को मतलब आप क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे आपने डील किया और लोगों को उसको किस तरह से मतलब अप्रोच करना चाहिए? सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको सिर्फ पढ़ाई इज़ नॉट द की टू गेट एनी सक्सेस। आपको फिज़िकली फिट रहना, आपको बाहर जाना, घूमना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक कमरे में बंद रहकर इसकी तैयारी, आई थिंक अब नो लॉन्गर इट इज़ सॉल्यूशन। आप पढ़िए 8 घंटे, जितने भी आपको सूट करता है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। उसके बाद का टाइम आप अपने आप के लिए निकालिए। आप जिनसे भी आपको अच्छा लगता है, आपको बाहर घूमना अच्छा लगता है, बाहर घूमिए। गिटार बजाना है, गिटार बजाइए, अपने फैमिली से मिलना है। आई थिंक एक सपोर्ट सिस्टम, और एक कमरे में बंद ना रहिए। तो ये मेरा रहेगा सबसे, मेरा बहुत जो भी अगर कोई मुझे इस माध्यम से सुन रहा है, मैं उनको कहना भी चाहूँगी, क्योंकि हम हर स्टेज पे एक इंसान आता है, जो उस स्टेज पे स्टक हो जाता है और फिर लगता है कि आगे कोई राह है ही नहीं। बट आप अगर हल्का-सा भी मतलब पुश करके अपने आप को बाहर निकालेंगे, लोगों से बात करेंगे, अपने फ्रेंड से, जो भी कोई भी आपकी ज़िंदगी में कोई हो, उनसे बात करिए, ज़रूर इस चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। तो फिर इसी पे मैं एक और मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया आज के टाइम पे अनअवॉइडेबल है, तो एक वर्ड भी बहुत आजकल कॉइन किया जाता है, इसको बोलते हैं डूम स्क्रोलिंग। लोग काफी घंटों स्क्रोल करते करते अपना टाइम सारा वेस्ट कर देते हैं। पर कहीं ना कहीं कई लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूज केसेस भी हैं। तो आपने सोशल मीडिया का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है प्रिपरेशन के दौरान? आपने उसको मतलब पॉजिटिव वे में यूज किया, नेगेटिव किया, तो उसको कैसे ओवरकम किया? और आप मतलब क्या एडवाइस करेंगे कि लोग किस तरह से उसके ओवर यूज को अवॉइड कर सकते हैं? अम, एक तो होता है कि आप काफ़ी ऐसे टॉपर्स भी देखे गए हैं जो अपने सोशल मीडिया के साथ एक्टिव रहकर भी अपनी पढ़ाई करते हैं। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी ये रही थी कि मैं कोई भी ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं जुड़ी, जो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ये सब मैंने कभी जॉइन नहीं किया। इसके अलावा ऐसे सोशल मीडिया चैनल जो मुझे हेल्पफुल हो सकते हैं, उनको मैंने जॉइन किया था। टेलीग्राम चैनल में संवेग सर के जो कांस्टेंट करंट अफेयर्स आते थे, उनको भी मैंने फॉलो किया था। कि जब लगभग ऐसे टेलीग्राम चैनल्स को मैंने जॉइन किया था,
जो मुझे लगता है कि मुझे हेल्प कर सकते हैं। ऐसे यूट्यूब की वीडियोज़ जो हैं, वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही थी। तो सोशल मीडिया पॉज़िटिव भी है, नेगेटिव भी है, इट्स ऑल कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। ओके। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आजकल बहुत हैं और ऐसी ऑनलाइन मटेरियल की बाढ़ आ रखी है पूरे मार्केट में। तो इसमें क्या होता है कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए, कौन सा नहीं है, इस चीज को मतलब डिसाइड करते करते कैंडिडेट्स इसी में उलझ जाते हैं। तो आपने मतलब किस तरह से मतलब आइडेंटिफाई किया कि कौन सा मटेरियल मेरे लिए यूजफुल है और कौन सा नहीं है, और मैं किस चीज को अवॉइड करूं? मतलब ओवर जितना मटेरियल होता है उसको भी ज्यादा हानिकारक होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए। तो आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस था? मेरे को तो बार-बार टॉपर्स ने से सुने तो यही होता है कि आप बेसिक एनसीईआरटी फंडामेंटल बुक्स को फॉलो करिए। तो एज़ सच मैंने कोई कोचिंग मटेरियल तो फॉलो नहीं किया था। मैंने सिर्फ़ अपनी एनसीईआरटी से ही मैं स्टिक रही थी और अपना ही पर्सनल मैंने नोट्स बनाए थे। तो मेरा तो एक ही फंडा था कि एक बार नोट्स बन गए, तो उसमें कुछ करंट अफ़ेयर्स हैं तो उसको ऐड करो। उसके अलावा और कोई मैंने बहुत वैल्यू एडिशन नहीं किया और जो मेरे अपने पर्सनल नोट्स थे मैंने उसी को ही एंड तक फॉलो किया। मेरे दो क्वेश्चन और हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि सफल होने के लिए मतलब इस परीक्षा में क्या मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच रहती है किसी भी कैंडिडेट के कि वो सफल हो, तो उसमें आपका क्या मतलब रोल रहा है? क्या आप कह सकते हैं, किसी को एडवाइस कर सकते हैं कि सफल होना है तो आपके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, आपको इस चीज पर मतलब लगे रहना पड़ेगा? आई थिंक सफल होने के लिए 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो हेल्थ, इसमें हम्म। फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा अम, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, चलते रहो, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, मिलना होगा तो, और नहीं भी मिलेगा तो ऐसी ये ऐसा एक फ़ेज़ है, ये ऐसा एक राह है कि आपको बहुत चीज़ें सिखा के जाता है। तो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड और हेल्थ इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने। आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने कहा कि आप समवेग आईएएस से जुड़े थे, तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आप अपनी परीक्षा के किस चरण पे, तो मतलब किस पॉइंट पे आप समवेग आईएएस से जुड़े, और आपका समवेग आईएएस के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? जी। मेरा स्टार्टिंग में जब मेरे एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे थे, तो मैंने लोअर पीसीएस भी दिया था एक अटेम्प्ट। तो मैं लोअर पीसीएस में 2020 में संवेग सर से जुड़ी थी और तब मैंने सर से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था और सर ने जितनी भी वीडियोज़ डाली थी, वो मैंने देखी थी। फिर उसके बाद 2021 में लोअर पीसीएस में तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम मेरा मेंस भी था यूपीएससी का। और फिर उसके बाद मैंने 2021 में भी सर से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया और 24 में भी इस बार भी मैंने सर से मॉक्स लिए और सर की वीडियोस जब भी मुझे टाइम मिला जॉब के साथ साथ मैंने देखने की कोशिश करी थी। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है मैं कहूँगी कि सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इनफैक्ट जितने भी फीडबैक्स भी दिए थे मैंने उसको पूरा फॉलो किया था। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें टाइम दिया, और आपको आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड थैंक यू टू दी समवेग आईएएस टीम एज वेल क्योंकि सर का एक ऐसा नेचर है कि आप कभी भी उनसे बात कर लो, किसी कोई भी बच्चा कर ले, तो वो कभी किसी को ना नहीं करते। तो मुझे लगता है कि वो एक बच्चे के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बच्चे के लिए भी बहुत सेंसिटिव रहता है, तो वो ज़िंदगी भर के लिए हमारे साथ रह के जाता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू समवेग सर एज वेल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जसमीत।